नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म अनअकैडमी अभियान पर, जहां पर हम सभी एग्ज़ाम को फ़ोकस करके भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे हैं और ये हमारी इंडियन ज्योग्राफ़ी की तीसरी क्लास है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि हमने एक टॉपिक शुरू किया था और इस टॉपिक का नाम है भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। और भारत के सामान्य परिचय में कल हमने हमारा पहला पॉइंट कवर कर लिया था, भारत की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। आज की क्लास में हमें दो टॉपिक पढ़ना है। एक तो हमें भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेशों का अध्ययन करना है, इंडिया के स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को डिस्कस करना है। ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग होगा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, क्योंकि आज हम जानेंगे, आज आपको मैपिंग वर्क करना है कि भारत का कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। हम ये भी जानेंगे कि उसकी राजधानी क्या है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर हैं और उनकी कैपिटल क्या है, और कौन सा राज्य किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये पूरी चीजें हमें मानचित्र के द्वारा समझनी है। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम चर्चा करेंगे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री और उसकी नेबरिंग कंट्री के बारे में। हम सभी जानते हैं कि भारत 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता है। वहीं हम देखें तो भारत कुछ देशों के साथ बहुत नज़दीकी जलीय सीमा भी साझा करता है, बहुत नियर मरीन बाउंड्री भी कुछ कंट्रीज के साथ शेयर करता है। तो हम वो देखेंगे। और अगर समय रह गया तो आज ही की क्लास में हम भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से मुद्दे हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से इश्यूज हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। हाल ही में आप जानते हैं कि अवैध प्रवासन का मुद्दा, अर्थात इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा, जहां से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप अर्थात एनआरसी निकल करके आया, और दूसरा फरक्का बैराज हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले कल की क्लास तक हम जो पढ़े था हमने कल की क्लास में, उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी यह काम कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, मैं हर दिन आपसे यही कह रहा हूं कि प्लीज अब ज्योग्राफी के लिए दूसरे रिसोर्स आपको नहीं पढ़ना है। आप क्लास पढ़िए, क्लास के बाद पीडीएफ को पढ़िए और मेक श्योर कि जितनी चीजें आप क्लास में पढ़ रहे हो उन पर आपकी कमांड एस्टैब्लिश हो जाए, और इसके बाद फिर आप प्रश्नों को लगाइए, एमसीक्यू को सॉल्व करिए। और सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि वहीं से आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। ऑल्दो जैसे ही ये अध्याय खत्म होगा तो मैं आपकी 3 स्पेशल क्लासेस में लगभग 100 प्रश्न आपको सॉल्व करवाऊंगा। ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे जो हमारे पहले अध्याय से जुड़े हुए होंगे। तो कल तक की क्लास में हमने ये टॉपिक पढ़ लिए थे। भारत की भौगोलिक स्थिति के तहत सबसे पहले हमने लोकेशन को पढ़ा था, ये पहली क्लास में पढ़ा था। भारत का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडिया, ये भी हमने पहली क्लास में पढ़ा था। कल की क्लास में हमने भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या, इंडिया की पॉपुलेशन और एरिया को डिस्कस किया था, और साथ ही साथ में भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को भी हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले अगर हम जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो हम जानते हैं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से, 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, 121 करोड़ है, जो कि पूरी दुनिया का 17.5% है। पूरी दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 17.5% है। जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है, जबकि पहले स्थान पर चीन आता है, जबकि तीसरे स्थान पर अमेरिका आता है। हमने ये भी देखा था कि भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक अर्थात पशुधन पाया जाता है, और दुनिया का 18% लाइव स्टॉक, 18% पशुधन भारत में पाया जाता है। फिर दोस्तों हमने क्षेत्रफल की बात की थी। हमने देखा था कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32 67
3287 263 वर्ग किलोमीटर है। 3287 स्क्वायर किलोमीटर है। और भारत पूरी दुनिया के 2.4% हिस्से पर फैला हुआ है। 2.4% पार्ट पर फैला हुआ है। दोस्तों, भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश रूस है। रूस के बाद कनाडा है। कनाडा के बाद अमेरिका, उसके बाद चीन, चीन के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत और भारत के बाद अर्जेंटीना का नंबर आता है। तो भारत का क्षेत्रफल याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का जो सबसे छोटा देश है वो वेटिकन सिटी है। उसके बाद मोनाको, ये दोनों ही देश यूरोप में आते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर नौरू नाम का एक देश आता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, जो पैसिफिक ओशियन में है। फिर दोस्तों, हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो इसमें भी आपको याद होगा कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था। हमने बहुत आसान भाषा में यह समझा था। एक मिनट में मैप के थ्रू आपको समझा देता हूं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार दो जगह से हम पढ़ते हैं। एक तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार अर्थात मेनलैंड इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, और दूसरा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूरे इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर दोस्तों पूरे भारत के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की आप बात करेंगे तो भारत का सबसे जो दक्षिणी किनारा है, सबसे दक्षिणी किनारा भारत का यहां पर स्थित है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और यहां पर भारत का जो अक्षांश है वो 6 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश है। यहां से भारत की शुरुआत होती है और लद्दाख में सबसे ऊपर जाने पर इंदिरा कॉल मिलता है, जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और इसका कोऑर्डिनेट 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ लैटिट्यूड है। फिर दोस्तों, अगर मुख्य भूमि के भारत की बात करें, मेनलैंड इंडिया की बात करें, तो इसका सबसे दक्षिणी किनारा है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। और यहां पर दोस्तों भारत का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश है। भारत की लंबाई हम जानते हैं कि 3,214 किलोमीटर है। क्लियर? तो ये तो भारत के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी सिरे की बात कर ली, नदर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट को डिस्कस कर लिया, और साथ ही हमने अक्षांशीय विस्तार को भी देख लिया। फिर जब हमने देशांतरीय विस्तार की चर्चा की, हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की, तो हमने देखा कि भारत का जो सबसे पश्चिमी इलाका है उसका नाम गुहार मोती है और ये गुजरात में आता है। और यहाँ पर दोस्तों भारत का जो देशांतरीय रेखा है वो 68 डिग्री 7 मिनट का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, 68 डिग्री 7 मिनट का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। वहीं दोस्तों भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में आता है। और यहां भारत का देशांतरीय विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, अर्थात पूर्वी देशांतर है। फिर दो बेसिक टॉपिक भी हमने यहां डिस्कस किए थे कि भारत से एक बहुत महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा निकलती है जिसे कर्क रेखा या 22.5 डिग्री का 22.5 डिग्री का नदर्न लैटिट्यूड कहा जाता है। दोस्तों ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। शुरुआत गुजरात से होती है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर दोस्तों यहां पर त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से और सबसे कम राजस्थान से होकर के गुजरती है। दोस्तों हमने ये भी देखा था कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, इंडिया के 5 स्टेट से होकर के गुजरती है। खास तौर पर यह उत्तर प्रदेश के
प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है और इसी के आधार पर भारत के समय का निर्धारण किया जाता है, जो कि प्रधान मध्याह्न रेखा से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 आवर 30 मिनट आगे है। 5 राज्यों में इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है, मध्य प्रदेश, फिर दोस्तों ये छत्तीसगढ़ जाती है, उड़ीसा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो कर्क रेखा से मिलती है, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन मिलती है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे फैक्ट आपको याद होंगे, और नहीं है तो अब आपने दिमाग में क्विकली इन्हें रिवाइज कर लिया होगा। देखो, एक चीज जो मैं भी भूलता हूं और आप भी भूलेंगे, वो ये कोऑर्डिनेट है। तो इनको 4-5 दिन में जब आप रिवाइज करोगे तो फिर आप इन्हें भूलना बंद कर दोगे। तो 4-5 बार इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तो फिर आप इन्हें नहीं भूलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे अगले टॉपिक की हम चर्चा करते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश, इंडिया के स्टेट और इंडिया की यूनियन टेरिटरी। तो हाल ही में आप जानते हैं कि भारत के मानचित्र में बड़े परिवर्तन हुए हैं, इंडिया के मैप में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अगर थोड़ी पहले से मैं शुरुआत करूं तो 2014 में भारत में एक नया राज्य बना था, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था, और इसका नाम था तेलंगाना। तब भारत के राज्यों की संख्या 29 थी। लेकिन फिलहाल दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य हैं, ये याद रखिएगा, और भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये डेटा बदला हुआ है, तो बहुत से लोगों को ना याद नहीं होता है। कई बार जब अभी ये डेटा चेंज हुआ था तो मुझसे भी कोई सडनली पूछ लेता था, तो मैं भी एकदम से सोच में पड़ जाता था, क्योंकि पुराना डेटा रट चुका था। तो अब इस डेटा को फिलहाल याद रखना है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले हम पढ़ते थे कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर फिलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। क्या हुआ, उस बात को समझने की जरूरत है। तो 2014 में तेलंगाना एक राज्य बनता है, जो आपको यहां मैप में दिखाई देगा, राजधानी हैदराबाद है। तो राज्यों की संख्या 29 हो जाती है। पर दोस्तों 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर राज्य है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका आता था, तो जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को खत्म करके इससे 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख, जो कि भारत की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू एंड कश्मीर, जो भी अब भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। तो यहां आप देखिए, पहले 29 राज्य थे, एक राज्य यहां पे कम हो गया, तो राज्यों की संख्या 28 हो गई। वहीं दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी संख्या अब बढ़ चुकी थी। पर इसी बीच में क्या हुआ कि 2019 में ही नवंबर 2019 में दोस्तों भारत में 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी। एक यूनियन टेरिटरी थी दमन एवं दीव, और दूसरी यूनियन टेरिटरी का नाम है, जो आपको यहाँ मैप में दिखाई देगी, दादर एवं नागर हवेली। ये पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, इनको आपस में मिला दिया गया, इनको आपस में मर्ज कर दिया गया। तो इस तरह दोस्तों देखो, पहले भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 7 में 2 जोड़ दिए गए। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कितने हो गए साहब? 9 हो गए। फिर क्या किया गया, जो दमन दीव और दादर एवं नागर हवेली हैं, इनको आपस में मर्ज कर दिया गया। तो फिर एक संख्या कम हो जाएगी और ये 8 बचेंगे। तो इस तरह दोस्तों हम देखते हैं कि फिलहाल भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये डेट आप याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के
स्टेट के स्टेटस को खत्म करके दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई, एक जम्मू एवं कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लद्दाख जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, एरिया के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। और 2019 में दोस्तों आपने देखा कि दादर नागर हवेली दमन दीव को भी मर्ज कर दिया गया। चलो अब एक बोरिंग काम, बोरिंग इसलिए क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने ये पढ़ा होगा, पर जो फ्रेशर हैं तो मुझे उनको साथ में लेकर के चलना है। अब हम भारत के मैप को देखने वाले हैं। मैं फिर भी निवेदन करूंगा कि जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो भी दोबारा से ये देखें, क्योंकि आपका पूरा रिवीजन होगा। ठीक है। तो अब 10 मिनट का समय हम भारत के मैप को देखने में देंगे दोस्तों, और भारत के मैप को देखते हुए हमें ये समझना है कि भारत के राज्य कहाँ कहाँ पर हैं, भारत के जो राज्य हैं उनकी सीमाएं किस चीज से जुड़ती हैं, ये सारे टॉपिक को हमें बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है। और हमेशा से इंडिया का मैप देखना मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि जितने बार भी आप देखोगे आपको नए फैक्ट पता पड़ते हैं। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री विद ग्रेट डाइवर्सिटी, और जो आपको आगे भूगोल पढ़ने में पता पड़ेगा। तो चलिए हमारे प्यारे महान भारत देश के नक्शे का अध्ययन अब हम करते हैं दोस्तों। तो यहां पर जब हम भारत के मानचित्र का अध्ययन करेंगे, मैप को हम पढ़ेंगे, तो आपको एक तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की लोकेशन को दिमाग में फीड करना है, उनकी कैपिटल को दिमाग में फीड करना है, और ये भी कोशिश करनी है कि याद हो जाए कि ये किस किस के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो शुरुआत करते हैं भारत के उत्तरी इलाके से, सबसे नदर्न इलाके से। तो यहां दोस्तों सबसे ऊपर आपको दिखाई देगी भारत का सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा भारत का हाल ही में बना हुआ केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, जिसे हम दोस्तों लद्दाख के नाम से जानते हैं। लद्दाख की राजधानी याद रखिएगा, यहां पर इसकी राजधानी है लेह। और लद्दाख अगर आप देखेंगे तो ये भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है एरिया के हिसाब से। और लद्दाख अपनी सीमा चीन के साथ साझा करता है, अफगानिस्तान के साथ साझा करता है और पाकिस्तान के साथ साझा करता है। तो लद्दाख शेयर्स इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। अगर हम इंडियन स्टेट की बात करें तो जम्मू कश्मीर के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ यह अपनी बाउंड्री शेयर करता है। लद्दाख से जैसे ही आप दक्षिण की ओर आते हैं तो आपको एक राज्य दिखाई देता है जो भारत का एक बहुत खूबसूरत राज्य है, और इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये शिमला है, और हिमाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री चीन के साथ शेयर करता है, चाइना के साथ शेयर करता है। वहीं भारतीय राज्यों की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश अपनी राजधानी अपनी बाउंड्री उत्तराखंड, फिर दूसरे नंबर पर यूपी, तीसरे नंबर पर हरियाणा, चौथे नंबर पर पंजाब। तो ये 4 राज्य, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जैसे ही आप उत्तर पूर्व में जाते हैं, जैसे ही आप माफ कीजिए पश्चिम उत्तर में जाते हैं, वेस्ट और नॉर्थ में जाते हैं, तो यहां आपको भारत का एक नया केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा, और इसका नाम है जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी देखिए कि इसकी 2 राजधानियां हैं। इसकी दोस्तों जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो श्रीनगर है, जबकि शीतकालीन राजधानी जम्मू है। ठीक है। तो यहां पर देखें कि जम्मू कश्मीर अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है, और भारत में देखिए तो लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और पंजाब के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। दोस्तों जैसे ही जम्मू कश्मीर के थोड़ा सा दक्षिण में आते हैं तो यहां आपको एक और भारतीय राज्य मिलता है जो 5 नदियों वाला राज्य है, और इसे हम पंजाब के नाम से जानते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है, और चंडीगढ़ को लेकर के पंजाब और हरियाणा के बीच में लंबे समय तक विवाद चलता रहा। यही कारण है कि चंडीगढ़ एकमात्र ऐसा
जगह है भारत की जो दो राज्यों की राजधानी है और अपने आप में वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी है। दोस्तों अगर आप पंजाब को देखते हैं तो पंजाब अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। वहीं भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। पंजाब के नीचे पंजाब के नीचे एक राज्य मिलता है दोस्तों, और इस राज्य का नाम है हरियाणा। ठीक है, इस राज्य का नाम है हरियाणा दोस्तों। तो हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा भारत का पहला लैंड लॉक देश है। मतलब हम 5 पढ़ने वाले हैं, तो इस तरीके से ये पहला लैंड लॉक राज्य है, लैंड लॉक स्टेट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, जब हम देशों की बात करते हैं तो लैंड लॉक कंट्री या स्थलबद्ध देश का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसकी समुद्री सीमा नहीं होती, जिसकी ओशियन बाउंड्री नहीं होती। लेकिन भारत में जब राज्यों का अध्ययन आप करेंगे, इंडिया में जब स्टेट की स्टडी करेंगे, तो ऐसा राज्य जो ना तो समुद्री सीमा साझा करता है, ऐसा स्टेट जो ना कि ओशियन बाउंड्री शेयर कर रहा है और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है, ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर कर रहा है। तो हरियाणा ऐसा ही भारत का राज्य है जिसकी ना तो ओशियन बाउंड्री है, और आप देख सकते हैं ये किसी भी तरह से इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर नहीं करता, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा भी नहीं करता। हरियाणा भारत में कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो देखिए दोस्तों कि भारत में ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ आप देखिए राजस्थान, यहाँ आप देखिए पंजाब, 5 राज्यों से घिरा हुआ है और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, एक चंडीगढ़ और दूसरा दिल्ली। ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के बाद दोस्तों हम वापस से हिमाचल पहुंच जाएंगे और हिमाचल के जैसे ही आप दक्षिण में आते हैं तो एक और पवित्र राज्य, पवित्र इसलिए क्योंकि यहां से गंगा यमुना नदी का ओरिजिन है। दूसरी बात, जो बहुत सारे हिंदू तीर्थ स्थान हैं वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो एक बहुत ही होली प्लेस आपको दिखाई देगा और इस राज्य का नाम है दोस्तों उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी आप देखिए देहरादून है, जो क्लियरली आपको विजिबल होगी। उत्तराखंड अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा चीन और साथ ही साथ नेपाल के साथ शेयर करता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर नेपाल है और यहां पर चीन है। ठीक है, तिब्बत चीन। अगर भारतीय राज्यों की बात करें तो यह अपनी सीमा हिमाचल प्रदेश, ये अपनी बाउंड्री हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हरियाणा जो यहां आपको दिखाई दे रहा है, फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश। तो 3 भारतीय राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, हिमाचल, हरियाणा और यूपी। बहुत ध्यान से मैप देखिएगा। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या बोरिंग काम करा रहे हैं, बट स्टिल मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बहुत सारे प्रश्न सिर्फ भारत के मैप से निकल करके आते हैं, तो मेक श्योर कि आपको एक एक चीज याद रहे। ये बाउंड्री किसके साथ शेयर हो रही है, भारत में लैंड लॉक राज्य कहां पर बन रहे हैं। कई लोग अभी जो फ्रेशर हैं, और मुझे कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद राजधानियां अभी पता ना हो, तो वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उत्तराखंड के बाद हम उस राज्य में चलेंगे जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, और इस राज्य का नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी। तो यूपी को पहले ध्यान से देखें तो इसकी राजधानी लखनऊ है, जो आपको दिखाई दे रही होगी, और उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। अब अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी बाउंड्री टच करता है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश इज द स्टेट विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेबरिंग स्टेट। ये 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो शुरुआत कीजिए साहब, तो यहां आपको बिहार दिखाई देगा। यहां पर देखिए झारखंड से सीमा टच हो रही है। यहां छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उसके बाद
हरियाणा है। हरियाणा का बहुत छोटी सी सीमा, बिल्कुल एक जिला है यूपी का, वो हिमाचल से टच हो जा रहा है। और यहाँ पर फिर उत्तराखंड है। तो ये 8 राज्य हो गए। और अगर ध्यान देंगे तो यहाँ है दोस्तों दिल्ली, और ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो 8 राज्यों के साथ या सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, यूपी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं दोस्तों कि अगला राज्य कौन सा है। तो यूपी के बाद थोड़ा आगे चलिए तो यहां आपको बिहार मिलेगा दोस्तों, और जनसंख्या के हिसाब से भी यूपी सबसे बड़ा है, बिहार। ठीक है, देख पा रहे हैं क्लियरली बिहार। बिहार की राजधानी पटना है जो आपको विजिबल होगी। बिहार अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ शेयर करता है। यूपी और बिहार दोनों की एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, और दोनों अपनी बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों बिहार को देखें तो कितने राज्य हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर एक राज्य मिलेगा उत्तर प्रदेश, फिर दूसरा राज्य मिलेगा झारखंड, और तीसरा राज्य मिलेगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो 3 राज्यों के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है। अब मैं चाहूंगा कि आप वेस्ट बंगाल के मैप को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड सा मैप है और इसकी बाउंड्री पूछी जाती है हमेशा। तो यहां से तो बड़ा क्लियर है, यहाँ उड़ीसा है, यहाँ झारखंड है, ये बड़ा क्लियर है, यहाँ बिहार है। लेकिन अब देखिए ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, यहाँ नेपाल मिलेगा, यहाँ सिक्किम मिलेगा, यहाँ भूटान मिलेगा, यहाँ असम मिलेगा, और फिर ये बांग्लादेश मिलेगा दोस्तों पूरे साइड में। देख लीजिए यहाँ पर ये पूरा बांग्लादेश वाला इलाका है, और यहाँ उसे बंगाल की खाड़ी मिलेगी। बहुत अच्छे से देखिए वेस्ट बंगाल के मैप को, क्योंकि पश्चिम बंगाल का मैप ऊपर से इस तरीके का है दोस्तों। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ये तो सबको पता है। अब पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ बाउंड्री बना रहा है वो देखिए। तो सबसे पहले बहुत बड़ी सीमा पश्चिम बंगाल की, एक साइड पूरी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। फिर दूसरी सीमा यहां पर देखिएगा तो भूटान के साथ लगती है, और ये थोड़ा सा हिस्सा नेपाल के साथ लगता है। 3 देश हो गए। अब अगर हम भारतीय राज्यों की बात करें कि कौन कौन से भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं, तो यहां से शुरू करते हैं। तो नंबर 1 आपको उड़ीसा मिलेगा, ये देखिए उड़ीसा अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर झारखंड दिखाई देगा दोस्तों, झारखंड के बाद देखिएगा तो यहाँ बिहार दिखाई देगा। बिहार के बाद ऊपर जाइए तो यहाँ भारत का एक खूबसूरत राज्य सिक्किम आपको दिखाई देगा। सिक्किम के बाद यहाँ देखिए दोस्तों तो 5वें नंबर पर आपको ये वाली बाउंड्री असम यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये वो राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो बांग्लादेश 3 देशों से जुड़ा हुआ है, नेपाल, भूटान, सॉरी पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों वो 3 देशों से जुड़ा हुआ है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल के साथ, माफ कीजिए मैंने गलत बोल दिया था, कि पश्चिम बंगाल के साथ 3 देश जुड़े हुए हैं और 5 राज्य जुड़े हुए हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल भी देख लिया हमने। पश्चिम बंगाल के बाद यहां भारत का एक प्यारा सा राज्य है, और इस राज्य का नाम है सिक्किम। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, एरिया के हिसाब से इंडिया का दूसरा स्मॉलेस्ट स्टेट है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, भारत का जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, और इसकी राजधानी है गंगटोक जो आपको दिखाई दे रही होगी। सिक्किम को ध्यान दें तो ये 3 देशों से ये भी घिरा हुआ है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर चीन है, और यहाँ पर भूटान है। अगर राज्य की बात करें तो सिर्फ एक राज्य है जो सिक्किम से जुड़ता है, और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। ध्यान देना है, मैप में बारीकियों पर ध्यान देना है। आपके पास अगर एटलस है या भारत का मैप है तो आप अपने मैप में देखिए, बस मुझे सुनते जाइए। ठीक है, तो ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, आपको ज्यादा नजदीक से उसमें दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है ना दोस्तों, यहाँ 7 राज्य स्थित हैं, और इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो 7 सिस्टर की चर्चा हम कुछ समय के बाद करेंगे। पहले हम भारत के राज्यों को पढ़ेंगे, क्योंकि 7 सिस्टर का मैप हम डिटेल में देखेंगे, अलग से देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक की कहानी क्लियर है। अब अगले राज्य पर आते हैं। अगला राज्य यहाँ पर दोस्तों झारखंड है। झारखंड क्लियर आपको दिख रहा होगा।
झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड दोस्तों भारत का दूसरा स्थलबद्ध राज्य है, लैंडलॉक कंट्री है। सर क्यों? आप देखें ध्यान से कि झारखंड ना तो समुद्री सीमा साझा कर रहा है, ना तो ये ओशियन बाउंड्री शेयर कर रहा है, और ना ही ये अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्री से जुड़ रहा है। पहला राज्य हमने कौन सा डिस्कस किया था? हरियाणा। तो हरियाणा के बाद ये हमारा दूसरा राज्य है। तो झारखंड को देख लीजिए, झारखंड की सीमाएं देखें आप तो बिहार है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और यहां पर उत्तर प्रदेश है। तो 5 राज्य आपको झारखंड के आजू बाजू दिखाई देंगे। ठीक है, सबसे छोटा नागपुर का पठार, द ग्रेट छोटा नागपुर प्लेटू यहां पाया जाता है और खनिज की दृष्टि से झारखंड बहुत ज्यादा समृद्ध है। मिनरल की दृष्टि से आप देखें तो झारखंड बहुत प्रॉस्परस है, लेकिन उन मिनरल्स का सही तरीके से इस्तेमाल ना होने के कारण यहाँ औद्योगिक पिछड़ापन दिखाई देगा आपको, यहाँ पर गरीबी दिखाई देगी। ठीक है, झारखंड के बाद दोस्तों आप देखिए तो अगले स्टेट की हम चर्चा करेंगे और इसका नाम है उड़ीसा। ठीक है, अब उड़ीसा को आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो उड़ीसा की सीमा अब ओशियन से भी लगेगी। यहां इसकी सीमा, एक सेकंड दीजिए मुझे, बस एक मिनट। चलिए, तो दोस्तों जो उड़ीसा है, तो उड़ीसा आप देखें यहां से भारत में कुछ समुद्री राज्य आपको दिखाई देंगे। तो अब हम पहले भारत के जितने भी समुद्री राज्य हैं, अर्थात ऐसे राज्य जो समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है जो यहाँ पर स्थित है। उड़ीसा का बहुत बड़ा जो पूर्वी इलाका है वो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि राज्यों की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, यहाँ पर छत्तीसगढ़ और यहाँ दोस्तों आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, अब इसी के बाद हम बात करें तो उड़ीसा के बाद अगला जो राज्य है दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश। आप देखें कि इस तरह से फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में पहले तेलंगाना भी शामिल था, लेकिन अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश में शामिल नहीं है, वो एक अलग राज्य बन चुका है। तो आंध्र प्रदेश की भी जो पूरी जो पूर्वी सीमा है और उत्तर पूर्व आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, ये पूरी बाउंड्री बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। और वहीं आप राज्यों की चर्चा करें तो ये उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के बाद ये छत्तीसगढ़ से इसकी बाउंड्री टच होती है, तेलंगाना से ये बाउंड्री शेयर करता है, कर्नाटक से बाउंड्री शेयर करता है और साथ ही साथ में तमिलनाडु से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और यहीं पर यूनियन टेरिटरी जो पुडुचेरी है, तो पुडुचेरी का एक हिस्सा यनम, वो कहां पर है दोस्तों? तो वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। हालांकि अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद ही है, लेकिन 2024 के बाद इसकी कैपिटल अमरावती हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम तटीय राज्यों की बात कर रहे हैं, हम कोस्टल स्टेट की बात कर रहे हैं। उड़ीसा, भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश, अमरावती। ठीक है, इसके बाद देखिए तो तीसरा जो कोस्टल स्टेट आपको यहाँ बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल शुरू किया था, वेस्ट बंगाल 1, उड़ीसा 2, आंध्र प्रदेश 3 और जो चौथा आपको राज्य मिलेगा इसका नाम है दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, देखिए ध्यान से, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो पूर्वी हिस्सा है ये बंगाल की खाड़ी से जुड़ता है, जबकि जब आप इसके दक्षिणी हिस्से की बात करेंगे तो ये हिंद महासागर, इंडियन ओशियन के साथ जुड़ता है। और अगर आप ध्यान दें दोस्तों तो यहीं पर एक यूनियन टेरिटरी भी स्थित है, पुडुचेरी, और पुडुचेरी की राजधानी क्या है? कराईकल, जो आपको यहाँ पांडिचेरी, माफ कीजिए, पुडुचेरी आपको यहाँ दिखाई देगा। आई एम रियली सॉरी, पुडुचेरी आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, अब यहां आप देखें तो तमिलनाडु एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में आप देखिए तो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, और तमिलनाडु अपनी बाउंड्री आंध्र प्रदेश, यहां पर कर्नाटक और केरल के साथ साझा करता है। ये भी आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पांचवें तटीय राज्य की बात करते हैं, पांचवें कोस्टल स्टेट की बात करते हैं, यह है केरल। केरल देखिए ध्यान से, केरल दिखाई देगा। तो केरल का जो पूरा पश्चिमी इलाका है ये पूरी तरीके से अरब सागर में से जुड़ा हुआ है,
अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। भारत में मानसून यहीं से आता है दोस्तों। केरल की राजधानी हम सभी जानते हैं कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम देखिए, बिल्कुल केरल के बिल्कुल आपको दक्षिण में मिलेगी तिरुवनंतपुरम। देख पा रहे हैं आप क्लियरली। केरल तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। पुडुचेरी का एक हिस्सा माहे, वो भी आपको केरल में दिखाई देगा। तो देखिए, माहे केरल में स्थित है, यनम जो है वो पुडुचेरी में स्थित है, जबकि कराईकल आप देखिए तो वो आपको तमिलनाडु में दिखाई देगा। तो इस तरह इसके अलग अलग हिस्से हैं और केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। तो ये भारत की कोस्टल स्टेट हम पढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, तीसरे नंबर पर हमने आंध्र पढ़ा, चौथे नंबर पर तमिलनाडु और पांचवें नंबर पर केरल। ये भी देखिएगा कि तमिलनाडु और श्रीलंका, इन दोनों के बीच में पाक जल संधि यहां दिखाई देगी। पाक स्ट्रेट इन दोनों को अलग करता है दोस्तों, और श्रीलंका बहुत क्लोज है तमिलनाडु वाले हिस्से से। आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारा 1 2 3 4 5 छठवा जो तटीय राज्य है, इसका नाम है कर्नाटका, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहीं पर भारत की सिलिकॉन वैली कही जाने वाली बेंगलोर स्थित है, और कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलोर है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बेंगलोर दोस्तों कोस्टल एरिया में नहीं है, बेंगलोर बहुत अंदर स्थित है कोस्ट से। तो कर्नाटक के तट पर नहीं है बेंगलुरु, बहुत अंदर है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु अपना समुद्र अरब सागर से जुड़ा हुआ है, और कर्नाटक जो है, माफ कीजिए, कर्नाटक अरब सागर से जुड़ा हुआ है। और ये कितने राज्यों से जुड़ता है ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद केरल है, और यहाँ एक छोटा सा राज्य आपको मिलेगा जिसे हम गोवा, और गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है। ध्यान देते जाइएगा हर एक टॉपिक पर कि केरल और कर्नाटक ये दोनों अरब सागर से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु इंडियन ओशियन, बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। आंध्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये तीनों बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए हैं। कर्नाटक के बाद दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य यहाँ गोवा दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं गोवा, और गोवा जो है इसकी राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा भी अरब सागर से अपनी सीमा साझा करता है, और दो इसके पड़ोसी राज्य हैं, एक महाराष्ट्र और दूसरा कर्नाटक। गोवा जाना जाता है अपने शानदार से बीचेस के लिए और टूरिज्म के लिए, बहुत फेमस है दोस्तों गोवा। गोवा आप जानते हैं कि जब गोवा भारत का हिस्सा नहीं था तो ये पुर्तगालियों की एक बस्ती हुआ करता था। गोवा वॉज ए पोर्चुगीज सेटलमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कोस्टल स्टेट या 8वें तटीय राज्य की बात करते हैं। 8वां जो तटीय राज्य है इसका नाम है दोस्तों महाराष्ट्र। मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में जाना जाता है, व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए प्रसिद्ध है, और ये है दोस्तों महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई, जो बिल्कुल तट पर स्थित है, बिल्कुल कोस्ट पर है। ध्यान दीजिएगा कि मुंबई कोस्ट पर है, पणजी भी कोस्ट पर है अर्थात तट पर है, लेकिन बेंगलुरु काफी अंदर है। तिरुअनंतपुरम भी बिल्कुल कोस्ट पर है, और चेन्नई भी बिल्कुल कोस्ट पर है। अमरावती अंदर है, भुवनेश्वर कोस्ट से थोड़ा सा अंदर है, कोलकाता भी कोस्ट से थोड़ा सा अंदर है। ये चीजें क्या है कि कई बार यहीं से प्रश्न आते हैं और हमें लगता है कि ये प्रश्न कैसे बन करके आ गए, तो ध्यान से जब मैप देखोगे तो ऐसे प्रश्न मिस नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, हम सभी जान रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और महाराष्ट्र भी अरब सागर से अपनी सीमा को साझा करता है, अरेबियन सी से अपनी बाउंड्री टच करता है। हम राज्यों की बात करें तो यहाँ गोवा आता है, गोवा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ है, फिर दोस्तों मध्य प्रदेश है, और यहाँ पर गुजरात है। तो 6 राज्य आपको दिखाई देंगे। वहीं अगर आप यूनियन टेरिटरी की बात करें तो बहुत क्लोज है, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट क्लोजली आपको दादर एवं नागर हवेली के कुछ हिस्से दिखाई देंगे। पर राज्य आपको याद रखना है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत के 9वें
और आखिरी तटीय राज्य की, जिसका नाम है गुजरात। ध्यान दीजिएगा, गुजरात। ठीक है, ये देखिए, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर तट पर नहीं है, कोस्ट पर नहीं है, ये देख लीजिए। और गुजरात अरब सागर से अपनी सीमा साझा करता है, अरब सागर है। गुजरात अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है पाकिस्तान के साथ, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है पाकिस्तान के साथ। वहीं राज्यों की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। तो 3 राज्य आपको दिखाई देंगे। दमन दीव दादर एवं नागर हवेली वाला इलाका भी गुजरात के पास ही आपको दिखाई देगा। अब बहुत इंटरेस्टिंगली आप सारी चीजों को ध्यान दो तो हमने ये देख लिया कि भारत की तट रेखा, भारत की कोस्ट लाइन से कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं, 9 स्टेट्स, 9 राज्य आपको दिखाई देंगे जो भारत की तट रेखा वाले राज्य हैं, कोस्टल लाइन वाले राज्य हैं। कौन कौन से? तो हमने शुरुआत की थी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। अब इसमें 2 बातें ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों, जो सबसे बड़ी तट रेखा है, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, वो गुजरात की है। ठीक है, और सबसे छोटी जो तट रेखा है वो यहां पर गोवा की है। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है, सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री बनाता है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है ये गुजरात है। और सबसे कम तटीय सीमा तटीय रेखा कौन बनाता है, तो उसका जवाब है गोवा, जो क्लियरली आपके सामने विजिबल है। इनकी राजधानियां याद रखिएगा, ये भी देखिएगा कि कौन सी राजधानी तट पर है और कौन सी राजधानी तट के अंदर है। एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, आप 2 तटीय राज्यों को देखो, एक आप गुजरात को ध्यान से देखें और दूसरा आप पश्चिम बंगाल को ध्यान से देखें, तो आपको पता पड़ेगा कि ये 2 ऐसे तटीय राज्य हैं जो ना सिर्फ समुद्र के साथ अपनी सीमा बना रहे हैं, जो ना सिर्फ ओशियन के साथ अपनी बाउंड्री बना रहे हैं, पर उसके साथ साथ ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं, ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बना रहे हैं। गुजरात अरब सागर, अरेबियन सी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसी तरह पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा साझा करता है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब ये प्रश्न निकल करके आते हैं और जब ऐसे प्रश्न बनते हैं तो हमें लगता है कि यार ये कहां से प्रश्न आ गया। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैप का अध्ययन बहुत डिटेल में करना चाहिए और बार बार आपको ये देखते रहना चाहिए। और राजधानी, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि रोज मैप को देखो और देखा करो कि कैपिटल कहां पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से गुजर रही है, देखो उनकी कैपिटल की दूरियां कहां हैं, कौन सी कैपिटल किस ओर है। ये धीरे धीरे, ये तो हमारे प्यारे भारत महान देश जो है उसके बारे में ये तो बेसिक बातें हैं ना दोस्तों, जो हमें पता होनी चाहिए। चलो, तो हमने तटीय राज्यों की चर्चा भी कर ली, हमने कोस्टल स्टेट की बात भी कर ली। आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो इन राज्यों की हम चर्चा कर चुके हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्य के, एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट, और इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के बारे में एक सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो यही है कि क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द एरिया, दैट इज द फैक्ट। अब आप देखें तो राजस्थान अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, जो आपके सामने क्लियर विजिबल है। और वहीं राज्यों की बात करें, स्टेट की बात करें, तो ये अपनी सीमा पंजाब, उसके बाद देखिए हरियाणा, यहां पर देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश, फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश और यहां पर गुजरात। तो 5 राज्यों के साथ ये अपनी सीमा साझा कर रहा है, पंजाब, हरियाणा और यूपी, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश, अब जितने लोग एमपीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे और मुझे उम्मीद है कि मुझसे कई गुना बेहतर, क्योंकि एमपी का
अभी तक मैंने उतना डिटेल अध्ययन नहीं किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जो मध्य प्रदेश है इसकी राजधानी भोपाल है, ये भी हम सभी जानते हैं। और मध्य प्रदेश को हम भारत का तीसरा लैंड लॉक या स्थलबद्ध राज्य बोलेंगे। क्यों साहब? क्योंकि मध्य प्रदेश ना तो किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, इसकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, और ना ही ये जलीय सीमा को साझा कर रहा है, ना ही ये ओशियन बाउंड्री बना रहा है। इससे पहले हमने हरियाणा की बात की थी साहब, हरियाणा। हरियाणा के बाद हमने यहाँ पर झारखंड को देखा था, जो ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है और ना ही ओशियन बाउंड्री बनाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ही पुराने हिस्से छत्तीसगढ़ की, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ में थे, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। मुझे बताइए कमेंट करके कि कब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग अलग किया गया। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अब ये छत्तीसगढ़ है। अच्छा, मध्य प्रदेश की सीमा देख लीजिए, तो ये उत्तर प्रदेश से लगती है, यहां पर छत्तीसगढ़ है, फिर महाराष्ट्र है दोस्तों, गुजरात है और राजस्थान है। तो 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले राज्य की, और इसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर है, दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको। छत्तीसगढ़ भारत का चौथा लैंड लॉक देश है, स्थलबद्ध देश है। क्यों? आप देखिए, छत्तीसगढ़ की ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री है, और ना ही ये समुद्री सीमा को साझा करता है, ना ही ये ओशियन बाउंड्री शेयर करता है। तो छत्तीसगढ़ भारत का चौथा लैंड लॉक स्टेट हो जाएगा, चौथा स्थलबद्ध राज्य होगा। छत्तीसगढ़ की सीमा किस किस से जुड़ती है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर उत्तर प्रदेश आएगा, फिर दोस्तों यहां पर झारखंड आएगा जिसकी राजधानी रांची है, फिर उड़ीसा दिखाई देगा, बहुत बड़ा इलाका है। उड़ीसा के बाद थोड़ा सा इलाका यहाँ आंध्र प्रदेश का भी है, चौथे नंबर पर। 5वें नंबर पर तेलंगाना दिखाई देगा दोस्तों। 6वें नंबर पर देखें तो महाराष्ट्र दिखाई देगा, और 7वें नंबर पर देखें तो मध्य प्रदेश दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे राज्यों के साथ सीमा जुड़ रही है। यहाँ पर यूपी है, यूपी के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश है। जबकि यूपी भी हमने देखा था, तो यूपी 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो वहीं छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों वो 7 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, 7 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद जो अगला राज्य है दोस्तों, उसका नाम है तेलंगाना। देखिए ध्यान से, और तेलंगाना भारत का 5वां और अंतिम स्थलबद्ध राज्य है। कैसे साहब? आप देख लीजिए, तेलंगाना ना तो समुद्र से जुड़ा हुआ है, और ना ही इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है। तेलंगाना किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ध्यान दीजिएगा। तो शुरुआत छत्तीसगढ़ से होगी, छत्तीसगढ़ के बाद आप देखें तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र। तो 4 राज्यों के साथ तेलंगाना अपनी सीमा साझा करता है, और इसकी राजधानी हैदराबाद है, इसकी कैपिटल हैदराबाद है। तो यहां से यहां तक तो दोस्तों हमने भारत के पूरे राज्यों की चर्चा कर ली, इंडिया के पूरे स्टेट को हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूं कि सबकी कैपिटल भी आपको याद हो गई होगी। और ये खास तौर पर ध्यान रखना कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, जो कोस्टल स्टेट है, और भारत के 5 राज्य ऐसे हैं, देयर आर 5 इंडियन स्टेट, जो कि दोस्तों अब स्थलबद्ध हैं, जो कि लैंड लॉक हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो भारत के 5 राज्यों में सबसे पहले नाम आएगा हरियाणा का, उसके बाद झारखंड का, फिर मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का और तेलंगाना का। और 9 राज्य तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। और सबसे ज्यादा
कोस्टल लाइन किसकी है? तो सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन गुजरात की है, सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो स्टेट है वो राजस्थान है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट यूपी है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य, पॉपुलेशन के हिसाब से स्मॉलेस्ट स्टेट जो इंडिया का है वो सिक्किम है, जिसकी राजधानी गंगटोक है। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसकी राजधानी पणजी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने चर्चा कर ली भारत के एक बहुत बड़े हिस्से की। अब हमें भारत के सबसे खूबसूरत और प्राकृतिक हिस्से की चर्चा करनी है, जिसे हम सेवन सिस्टर के नाम से या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इस मैप को हम थोड़ा जूम करके पढ़ेंगे, जो आपके सामने यहां पर है। ध्यान दीजिए, तो यहां तक की चर्चा हमने पूरी कर ली है। अब एक एक नॉर्थ ईस्ट की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, तो यहां आपको एक राज्य दिखाई देगा, बहुत बड़ा सा राज्य है। अगर देखें, ध्यान दें, और चीन को शांति नहीं मिलती है, बार बार अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है, जबकि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है ना। अब से शुरुआत से ही भारत का ये इंटीग्रल पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है, जो असम से बिल्कुल पास में है दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश आप देखेंगे तो इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा तीन देशों के साथ जुड़ती है। यहां पर चीन दिखाई देगा, यहां भूटान है, और यहां पास दोस्तों म्यांमार दिखाई देगा। और ये इतने राज्य सब म्यांमार के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो तीन देश हैं दोस्तों, यहां पर चीन दिखेगा, यहां भूटान दिखेगा और म्यांमार दिखेगा। अगर राज्यों की बात करें तो सिर्फ दो ही भारतीय राज्य हैं, एक राज्य है असम और दूसरा राज्य है नागालैंड। अच्छा, इसे याद करने का क्रम, पहले आप पूरे राज्यों को समझ लो, फिर डिटेल में समझेंगे। अरुणाचल तो याद है, पर यहां कंफ्यूजन होता है, तो इसको ऐसे याद रखना, नागमणि, नागमणि। तो नागालैंड, मणिपुर, नागमणि, और फिर यहां से मिजोरम और फिर त्रिपुरा। तो ये दो आप नहीं भूलोगे कि नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर आता है, नागमणि, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद आप देखिए तो यहाँ असम है, फिर मेघालय, फिर असम, फिर आप अरुणाचल में आ जाएंगे। चलो, तो पहला तो हमने देख लिया अरुणाचल प्रदेश, जो तीन देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, भूटान, चीन और म्यांमार। अब हम दूसरे स्टेट पर आते हैं दोस्तों, और दूसरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का नाम है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी याद रखिएगा, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और नागालैंड एक देश से जुड़ा हुआ है और उस देश का नाम है म्यांमार। ठीक है, अब यहीं पर याद रख लो कि नागालैंड और मणिपुर, ये दोनों सिर्फ एक देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, म्यांमार। और नागालैंड कितने राज्यों से जुड़ा है तो वो भी जरा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले यहां पर आएगा मणिपुर, मणिपुर के बाद आएगा असम, असम के बाद यहां पर अरुणाचल, और फिर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ बनाएगा। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। आगे आए तो नागालैंड के दक्षिण में आपको एक और खूबसूरत सा राज्य मिलेगा, और इस राज्य का नाम है मणिपुर, जहां से भारत के बहुत सारे स्पोर्ट स्टार आते हैं। और मणिपुर की राजधानी है दोस्तों इम्फाल। ये राजधानियां याद रखिएगा, भूल जाते हैं कई बार नॉर्थ ईस्ट की राजधानियां। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर भी अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ शेयर करता है, जो आपको दिखाई दे रही है। वहीं राज्यों में नागालैंड है, नागालैंड के बाद आप देखें असम है, और असम के बाद मिजोरम है। ठीक है, नागमणि और फिर उसके बाद मिजोरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागालैंड और मणिपुर के बाद आपको एक और भारतीय राज्य दिखाई देगा, जिसका नाम है मिजोरम, जिसका नाम है दोस्तों मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी है आइजोल, आइजोल। ठीक है, और मिजोरम दो देशों के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, एक तो यहाँ पास म्यांमार है, और ये वाला जो इलाका है ये बांग्लादेश का इलाका है। तो ये ना कई बार हम मिस कर जाते हैं मैप को देखते हुए, पर ये चीजें याद रखो कि नागालैंड और जो मणिपुर है ये सिर्फ म्यांमार से जुड़े हुए हैं, पर जो मिजोरम है तो उसके पूर्व में
म्यांमार है, ईस्ट में म्यांमार है, जबकि इसके पश्चिम में जब आप इसके वेस्टर्न इलाके में देखेंगे तो वहां आपको बांग्लादेश दिखाई देगा। ये वाला इलाका बांग्लादेश का है। और आप देखो यहाँ पर कोई ओशियन बाउंड्री नहीं है। ये भारत का एक बहुत बड़ा लॉस है। आप देखिए ना कि त्रिपुरा के बाद यहाँ से बांग्लादेश शुरू हो गया। अगर इतना इलाका हमें और मिल जाता तो हमें यहाँ समुद्री सीमा मिल जाती, हमें यहाँ सी बाउंड्री मिल जाती। वो अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ नहीं मिल पाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखो, त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। यही बात है कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम सितवे पोर्ट के बारे में या कलादेन प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो कलादान प्रोजेक्ट में आप देखोगे कि भारत और म्यांमार के बीच में यह समझौता है कि भारत के पास चूंकि यहां समुद्री सीमा नहीं है, तो भारत क्या कर रहा है कि कलकत्ता से म्यांमार तक समुद्र के द्वारा सामान भेजेगा और म्यांमार से फिर सीधा मिजोरम सामान आ जाएगा। ठीक है, सितवे बंदरगाह से, सितवे पोर्ट से सीधा मिजोरम, वो हम चर्चा करेंगे म्यांमार वाले टॉपिक में। कौन कौन से राज्य हैं? तो राज्यों में दोस्तों सबसे पहले मणिपुर दिखाई देगा, मणिपुर के बाद असम दिखाई देगा और असम के बाद त्रिपुरा। तो त्रिपुरा अपनी सीमा मिजोरम के साथ शेयर करता है, आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, और अगले राज्य का नाम है त्रिपुरा। और त्रिपुरा आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहां से भी बांग्लादेश, यहां से भी बांग्लादेश, यहां से भी बांग्लादेश। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक लाइन बनाई गई है और इस लाइन को जीरो लाइन कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक लाइन है जिसे जीरो लाइन कहा जाता है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। जबकि भारतीय राज्यों में ये मिजोरम और असम के साथ अपनी सीमा को साझा करता है और तीन ओर इसके बांग्लादेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो त्रिपुरा के बाद आप आएंगे तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य आपको देखने मिलेगा और इस राज्य का नाम है दोस्तों असम, जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा, बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का। सेवन सिस्टर में सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो असम आपको दिखाई देगा। असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर है। हालांकि इसके बहुत सारे केंद्र गुवाहाटी में स्थित है। ये राजधानी क्या है? दिसपुर। और असम की सीमा आप देखिए तो अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान के साथ मिलती है और बांग्लादेश के साथ मिलती है। बांग्लादेश के साथ दो तरफ से, यहां से भी बाउंड्री है और यहां से भी बाउंड्री है, तो दो तरफ से बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा मिल रही है। ये यहां से भी और यहां से भी। राजधानी दिसपुर है। राज्यों की बात करें तो लगभग सभी राज्य जुड़े हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के। ठीक है, यहां आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाई देगा, फिर दोस्तों नागालैंड दिखाई देगा, फिर देखें यहां पर तो मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मेघालय और मेघालय के बाद यहां सातवें नंबर पर पश्चिम बंगाल। ये वेस्ट बंगाल की सीमा है जो असम के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो 7 राज्यों के साथ असम अपनी सीमा साझा करता है, 7 स्टेट के साथ असम अपनी बाउंड्री बनाता है। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर है, जो क्लियरली आपको यहां दिखाई दे रही है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और असम के अंदर ही आपको एक राज्य देखने मिलेगा जो असम के अंदर दिखाई देता है और इस राज्य का नाम है मेघालय। बहुत खूबसूरत राज्य है और मेघालय की राजधानी शिलोंग, जिसे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल माना जाता है, शिलोंग, याद रखिएगा। और मेघालय अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, बांग्लादेश से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, जबकि एक ही राज्य है जिससे ये बाउंड्री शेयर करता है और उस राज्य का नाम है असम। तो ये भारत के नॉर्थ ईस्ट का मैप है और ये भारत के 7 सिस्टर कहलाती हैं, 7 बहनें कहलाती हैं। तो ये दोस्तों टॉपिक था, बेसिक टॉपिक। एक और बात यहां पर एक कुछ बातें लिखी हैं, अंडमान और निकोबार, इनकी चर्चा जरा हम कर लें कि ये जो इलाका है ये अंडमान और निकोबार है, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहां पर दोस्तों लक्षद्वीप दिखाई देगा और लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। तो भारत की जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानियां एक बार देख लीजिए। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन तथा दीव इनकी राजधानी दमन है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर है जबकि विंटर कैपिटल जम्मू है, ये हमने डिस्कस किया था। लद्दाख की राजधानी लेह है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, पुडुचेरी की राजधानी
पुडुचेरी है। ठीक है, और पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में यनम वाला इलाका है, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में स्थित है, जबकि केरल में माहे वाला इलाका स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हमने ये भी देखा था कि क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी। तो नंबर 1 पर राजस्थान आएगा, उसके बाद एमपी आएगा, एमपी के बाद महाराष्ट्र आएगा और महाराष्ट्र के बाद यूपी आएगा। ये 4 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। वहीं सबसे छोटे राज्यों की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, फिर सिक्किम आता है, सिक्किम के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद नागालैंड। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर हम देखें एरिया के हिसाब से तो वो लद्दाख है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये तो सभी को याद होगा कि दिल्ली की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो अनडाउटेडली सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी पॉपुलेशन के हिसाब से दिल्ली ही होगी, और लद्दाख सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है जब आप एरिया के हिसाब से इसे देखते हैं। तो ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि भारत का मैप आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हुआ होगा कि अच्छा यहां पर ये है, यहां पर वो है, बाउंड्रीज ऐसे शेयर हो रही है। एक और बात की चर्चा कर लें दोस्तों कि भारत में जिलों की संख्या, तो अप्रैल 2022 तक भारत में 773 जिले हैं। यह संख्या बढ़ती रहती है दोस्तों। 2011 की जनगणना में भारत में 640 जिले थे। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा जिला है वो कच्छ है, जो कि गुजरात में आता है। उसके बाद लेह है जो लद्दाख में आता है, विच इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख। जैसलमेर राजस्थान और बाड़मेर राजस्थान। इसकी एक ट्रिक है, कलेजा बड़ा, तो के से कच्छ आ जाएगा, ले से लद्दाख, लेह आ जाएगा, ला से हाँ, इसके बाद कलेजा हो गया, फिर बड़ा याद रख लेगा, जैसे जैसलमेर आ जाएगा और बड़ा से बाड़मेर आएगा। ठीक है, अगर थोड़ी सी ट्रिक है, अगर याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज मुझे ज्यादा बिलीफ होता नहीं है ट्रिक्स पे। सबसे छोटा जिला, स्मॉलेस्ट स्टेट क्षेत्रफल के हिसाब से माहे है। पुडुचेरी का सबसे छोटा जिला है दोस्तों ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला ठाणे महाराष्ट्र, ठाणे महाराष्ट्र। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। देखो जिलों की संख्या नहीं पूछता वो, हाँ ये पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से, 2011 की सेंसस के हिसाब से भारत में कितने जिले थे। तो जवाब होगा 640, 640। फिलहाल कितने हैं तो 773 ही, ये बढ़ते और घटते रहते हैं। पर यह प्रश्न पूछ सकता है कि एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाय एरिया। तो जवाब क्या होगा, कच्छ जो गुजरात में आता है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाय एरिया, माहे पुडुचेरी। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन, ठाणे महाराष्ट्र। ठीक है, अब दोस्तों कुछ और फैक्ट हैं, इन फैक्ट का भी जरा अध्ययन कर लें एक बार। बहुत आसान है, मैंने एक मैप प्रिपेयर किया है तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। जैसे पहले हम चर्चा करें राजस्थान की, तो हमने देखा था राजस्थान के बारे में एक फैक्ट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा फैक्ट अब आपको यह याद रखना है कि भारत में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर भी राजस्थान बनाता है और ये अपनी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है, जो आपको यहां दिखाई देगा। राजस्थान के बाद दोस्तों हम चर्चा करें तो दूसरा यहां पर एक आपको दिखाई देगा नागालैंड। तो नागालैंड सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और ये अपनी बाउंड्री म्यांमार के साथ शेयर करता है। दोस्तों ये मैप थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, ये नागालैंड और मणिपुर, ठीक है, तो मणिपुर इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। पर इतना याद रखना, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो नागालैंड है वो बनाता है म्यांमार के साथ। अगली चर्चा करें दोस्तों तो गुजरात आएगा। तो गुजरात के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसकी सबसे बड़ी समुद्री सीमा है या सबसे बड़ी
कोस्ट लाइन है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? तो वो गुजरात की है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की और उसके बाद तमिलनाडु की। हमने देखा था कि भारत के 9 राज्य हैं जो तट रेखा बनाते हैं, जो कोस्ट लाइन बनाते हैं। अगला है दोस्तों गोवा। तो गोवा की सबसे छोटी समुद्री सीमा है, शॉर्टेस्ट कोस्टल लाइन है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ये हमने डिस्कस किया था। फिर आप देखें दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो यूपी के बारे में हमने देखा था कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है, और सबसे ज्यादा 8 राज्यों के साथ ये अपनी सीमा बनाता है, 8 स्टेट्स के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। दोस्तों यूपी का एक जिला है जो यहां पर है इस इलाके में, और इस जिले का नाम है सोनभद्र। तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों तो ये बिहार से भी अपनी बाउंड्री टच कर रहा है इस इलाके में। बिहार के अलावा झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। तो 4 राज्यों से यह अपनी सीमा को साझा करता है। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है एरिया के हिसाब से। वहीं दोस्तों आप देखें तो अगला, हाँ, ये मैंने आपको बता दिया। सिक्किम, न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम पॉपुलेशन, लोएस्ट पॉपुलेशन किसकी है? सिक्किम की है। इसके बाद देखें अंडमान और निकोबार। तो पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा समुद्री सीमा बनाता है वो अंडमान और निकोबार है, लेकिन चूंकि वो राज्य नहीं है इसलिए हम उसे यहां नहीं गिनते। लेकिन जब आप ये सब कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत बड़ी ओशियन बाउंड्री बनाता है, बहुत बड़ी समुद्री सीमा बनाता है। अब 2 प्रश्न बनेंगे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पहला प्रश्न पूछेगा कि कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ी तट रेखा बनाता है? विच इंडियन स्टेट मेक्स द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री? जवाब क्या होगा? गुजरात, दूसरे नंबर पर आंध्र और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि पूरे भारत में सबसे बड़ी तट रेखा किस क्षेत्र की है? विच रीजन हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री इन इंडिया? तब आंसर होगा अंडमान और निकोबार। ठीक है, राज्य गुजरात होगा लेकिन पूरे भारत में ओवरऑल अंडमान और निकोबार, जिसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। यहीं पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, वो यहां पर दोस्तों स्थित है। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये हमने बता ही दिया था कि गुजरात और पश्चिम बंगाल समुद्री और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। चलिए, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है आप रिवीजन भी कर लेंगे एक बार। तो जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला टॉपिक है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल हम भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री को देखेंगे। कल का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि कल हमें चीन वाले टॉपिक को भी डिस्कस करना है, पाकिस्तान वाले टॉपिक को भी डिस्कस करना है, और बांग्लादेश वाले टॉपिक को भी डिस्कस करना है। क्योंकि लेक्चर जो है वो बन चुका है, तो उसका थंबनेल आपको आगे दिखाई दे रहा होगा। तो कल वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे होंगे जहां हम बांग्लादेश, चीन और अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको जरूर बता दूं दोस्तों कि अनअकैडमी पर मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है। आधुनिक भारतीय इतिहास का कोर्स लगातार अनअकैडमी पर मैं ले रहा हूं। दोपहर में हमारी क्लास हो रही है जो एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए है। उसके अलावा ये वो सारे कोर्स हैं जो मैंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कराए हैं। बहुत अच्छे तरीके से बाइलिंगुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सिलेबस के हिसाब से हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं। प्रॉपर आपको उसके नोट्स मिलेंगे, आंसर राइटिंग होगी। तो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या क्लास देख रहे हैं तो मेरा कोड SG Live इस्तेमाल करें। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर। वहीं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 2 साल का 14,849 रुपए का है, जबकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल का 14,000
₹931 का है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये कुछ बातें अलग से आपको मिलेंगी। अपना ख्याल रखिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल का लेक्चर लगभग 1.5 घंटे का होगा, क्योंकि कल हमें 3 बड़े टॉपिक कवर करना है। ख्याल रखिए। पीडीएफ आपको टाइम से मिल जाएगी। टेस्ट लगाएंगे, रिवीजन करते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। लेट्स क्रैक इट।